Hello everyone. So in the last video we had discussed some important problems of Coulomb's law. So today in this video we are going to discuss some other problems of Coulomb's law which are very important. So these problems are actually related to the charged balls or charged spheres suspended from a rigid support with the help of इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स। ये जो प्रॉब्लम है ये किस तरह की है, इसमें दो चार स्फीयर्स या दो चार्ज बॉल्स एक स्ट्रिंग की सहायता से सस्पेंडेड हैं फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। देखिए हम प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। क्या है प्रॉब्लम? फाइंड एंगल विद वर्टिकल एट इक्विलिब्रियम इफ सिमिलर चार्जेस आर गिवन टू बॉल्स। ये दो बॉल्स हैं, इन दोनों को सिमिलर चार्ज दिया है। मान लीजिए ई चार्ज क्यू है, दोनों चार्ज की वैल्यू क्यू है, और ये जो दोनों बॉल्स हैं ये इस रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स। और जब ये इक्विलिब्रियम अक्वायर कर लेंगी, देखिए इक्विलिब्रियम कैसे अक्वायर करेंगी, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके, एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे आके, ये एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आके ये रेस्ट पे हो जाएंगी, जिसको हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन बोलते हैं। तो जब ये दोनों बॉल्स इक्विलिब्रियम को अक्वायर कर लेंगी तब हर स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी, मतलब ये जो थीटा एंगल कितना होगा ये हमें बताना है। देखिए इस प्रॉब्लम का FBD हमारे सामने है, फ्री बॉडी डायग्राम, उसको हम देख रहे हैं। फिर से बता रहा हूं, ये दोनों चार्ज स्फीयर्स थे या चार्ज बॉल्स थी, जो कि दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज था क्यू, इसके ऊपर भी क्यू चार्ज और इसके ऊपर भी जो चार्ज है वो कितना है, क्यू है। तो ये दोनों बॉल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी, कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगी। तो रिपल्शन लगाने से एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आके ये दोनों बॉल्स रेस्ट पे आ जाती हैं, और जब ये दोनों रेस्ट पे आ जाती हैं, या जिसको हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं, उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये थीटा एंगल कितना होगा जो हर स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग्स जो है वो वर्टिकल के साथ बनाएंगी, वो हमें बताना है। देखिए ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होगा। ओके, पहले कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो हम देख लेते हैं। इस बॉल के ऊपर F फोर्स इधर लग रहा है, mg फोर्स नीचे लग रहा है, टेंशन फोर्स इधर लग रहा है। तो T के कंपोनेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए पहले हम फिर से समझ लेते हैं। F फोर्स इधर लग रहा है बॉल के ऊपर, mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, और जो टेंशन है इस स्ट्रिंग में वो इधर होगी। हम जानते हैं कि जो टेंशन फोर्स की डायरेक्शन होती है वो हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होती है। तो ये टेंशन फोर्स इधर लगेगी, और ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इस टेंशन फोर्स के कंपोनेंट क्या क्या हो जाएंगे? T cos थीटा इधर और T sin थीटा इधर। देखिए अगेन वी आर डिस्कसिंग, ये जो बॉल है इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। F फोर्स इधर लग रहा है, mg डाउनवर्ड लग रहा है, और टेंशन फोर्स इस स्ट्रिंग के अंदर और लग इस बॉल के ऊपर रही है, इस बॉल के ऊपर टेंशन फोर्स इधर लग रही है। ये तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, F, T और mg, और इन तीनों फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में आके ये जो हमारी बॉल है, ये जो हमारा स्फीयर है, ये रेस्ट पे है, इसने इक्विलिब्रियम अक्वायर कर ली है। अब देखिए ये टेंशन फोर्स इधर लग रहा है, तो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? T cos थीटा इधर और T sin थीटा इधर। ओके, और ये हमने अभी देखा था, ये लेंथ L है, यहां भी हम इसको लिख सकते हैं, ये L लेंथ है स्ट्रिंग की, ये जो लेंथ है वो L है। ये पूरा जो डिस्टेंस है दोनों स्फीयर्स के बीच में ये R है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना होगा? R/2 होगा। तो अब देखिए, क्योंकि ये जो स्फीयर है ये रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है, कोई भी बॉडी रेस्ट पर तब होती है जब उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम 0 होता है।
तो इसका मतलब ये वाला फोर्स F इसके बराबर है T साइन थीटा के बराबर, तभी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, मतलब सारे फोर्सेस को कैंसिल करने के लिए कोई ना कोई और फोर्स है, तभी कैंसिल कर रहे हैं, तभी इक्विलिब्रियम में है स्फीयर। तो इस F फोर्स को कौन इक्विलिब्रियम दे रहा है, कौन इसके इक्विवेलेंट, कौन सा फोर्स इसके इक्विवेलेंट अपोजिट है, ये T साइन थीटा। तो F किसके बराबर है इस डायग्राम में, T साइन थीटा, और mg नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, तो इसको बैलेंस कौन कर रहा है, ऊपर की ओर, ये फोर्स T cos थीटा। तो mg हमने कितना लिख दिया, T cos थीटा। इसको 1 इक्वेशन कह दिया, इसको 2 इक्वेशन कह दिया। अब इसको हमने 1 को 2 से डिवाइड कर देना है। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो टेंजेंट थीटा कितना आ गया, F बाई mg, और यहां से थीटा कितना आ गया, टेंजेंट इनवर्स F बाई mg। तो इसका मतलब मुझे ये सब वैल्यूज पता होनी चाहिए। मुझे अगर F पता है, M पता है, G पता है, तो मुझे थीटा पता चल जाएगा। देखिए F है कूलम्स फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज, और इसकी वैल्यू बहुत सिंपल है, इसकी वैल्यू ये होगी K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। Q इज द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। इन दोनों के बीच में देखिए ये पूरा डिस्टेंस कितना था, अभी हमने देखा ये R था, तो F की वैल्यू जो कूलम्स फोर्स है वो कितना होगा, K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। और अब देखिए साइन थीटा, इस ट्रायंगल में देखो साइन थीटा, ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ये डिस्टेंस कितना है, r/2, ये डिस्टेंस कितना है, l, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा कितना हो गया, r/2 बाई l, यहां से r कितना आ गया, 2l साइन थीटा। मतलब r की ये जो वैल्यू है मुझे कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन के अंदर पुटअप करनी है और इसके अंदर पुटअप करनी है, और F की वैल्यू मुझे पता है, M इज द मास ऑफ बॉडी, वो भी अगर मुझे पता है, तो आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ G। सो दिस वाज ए वेरी सिंपल प्रॉब्लम। सो वी प्रोसीड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। सी व्हाट इज द प्रॉब्लम, इसको हम पहले सिंपल ढंग से समझ लेते हैं। देखिए बिल्कुल पहले जैसे हमने अभी प्रॉब्लम की थी उसी से मिलती जुलती उसी तरह की प्रॉब्लम है। क्या है, दो स्फीयर्स हैं या दो बॉल्स हैं, दोनों रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड हैं विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। हर इंसुलेटिंग स्ट्रिंग की लंबाई, लेंथ कितनी है, L। और अब ऐसी सिचुएशन में क्या है कि ये थीटा एंगल बना रही है, ये वाली स्ट्रिंग भी, ये वाली स्ट्रिंग भी, और ये दोनों स्फीयर्स इक्विलिब्रियम को इन्होंने अचीव कर लिया है। इक्विलिब्रियम को कोई बॉडी कब अचीव करती है, हम जानते हैं जब उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम 0 होता है। ओके, तो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, इसको स्टेटमेंट को हम रीड कर लेते हैं। 2 स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग मास m kg एंड चार्ज q कूलम are suspended from a point by insulating threads each L meter long but of negligible mass. If theta is angle each thread makes with the vertical, when equilibrium has been achieved, then we have to show that q square की वैल्यू इतनी आती है 4 mg L square sin square theta tangent theta 4 pi epsilon। m क्या है, मास ऑफ ईच, m इज मास ऑफ ईच बॉल, L क्या है, लेंथ, ये लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ, और थीटा क्या है, एंगल मेड बाई ईच स्ट्रिंग विद वर्टिकल। एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन हम जानते हैं। ओके, देखिए हमने 11th क्लास में एक चीज पढ़ी थी कि जब 3 वेक्टर्स या 3 फोर्सेस, 3 वेक्टर या 3 फोर्सेस को हम एक ट्रायंगल की 3 साइड से रिप्रेजेंट, 3 साइड्स के अलोंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, और ये तीनों जो वेक्टर्स हैं वो सेम ऑर्डर्स में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो जो हर वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो जिस साइड के, ट्रायंगल की जिस साइड के अलोंग वो वेक्टर एक्ट कर रहा होता है उस साइड, उस साइड की जो लेंथ है उसके प्रोपोर्शनल होता है। मैं फिर से बता रहा हूं, इफ 3 वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड अलोंग 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन दे आर इन इक्विलिब्रियम। अगर 3 वेक्टर्स को एक ट्रायंगल की 3 साइड्स से
के अलोंग रिप्रेजेंट किया जा सकता है सच दैट ऑल दीज वेक्टर्स कैन बी आर इन द सेम ऑर्डर्स along the sides of the triangle, then these three vectors must be in equilibrium. और इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है कि ये जो हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो उस जिस साइड के अलोंग वो एक्ट कर रहा होता है ट्रायंगल की, उस साइड की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है. ओके, तो इसी कंसेप्ट को हम यहां पर यूज करेंगे. देखिए ये ट्रायंगल देखिए, यहां पर भी बिल्कुल वही कंसेप्ट लगेगा. ये ट्रायंगल देखिए OAC, और इस पॉइंट पर तीन वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. F इधर, mg डाउनवर्ड जो बॉडी का वेट है, और टेंशन हम जानते हैं हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे लगती है. किसी भी स्ट्रिंग में जो टेंशन की डायरेक्शन है वो हम जानते हैं वो स्ट्रिंग से अवे होती है. तो फिर से बता रहा हूं, इस पॉइंट पर तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. F इधर, mg जो कि इस बॉल का वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और टेंशन इधर. जब भी तीन वेक्टर्स तीन ट्रायंगल की तीन साइड से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं टेकन इन सेम ऑर्डर. देखिए ये सेम ऑर्डर में हम जान रहे हैं. F इधर, टेंशन इधर, और mg इस डायरेक्शन में. अब आप कहेंगे सर mg तो इधर लग रहा है, वो यहाँ थोड़ी लग रहा है. mg की डायरेक्शन यही है, वो इसी लेंथ के अलोंग माना जाएगा ना, OC लेंथ के अलोंग एक्ट कर रहा है. सो हियर अगेन दिस इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट, ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है. वी आर हियर सीइंग दैट three vectors are acting along the three sides of a triangle taken in same order, so they must be in equilibrium. जैसा कि हम देख रहे हैं ये तीनों जो फोर्सेस हैं F, T और mg, ये इक्विलिब्रियम बना रहे हैं. और ऐसी सिचुएशन में जब ये इक्विलिब्रियम बना रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल. मतलब हम इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर्स की जो कंडीशन है उसको हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं. तो उसी के अकॉर्डिंग हम कैसे लिख सकते हैं. देखिए ये जो F वेक्टर जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है इट इज प्रोपोर्शनल टू दिस AC लेंथ. मतलब F बाई AC इक्वल टू mg बाई, ये देखिए mg इधर एक्ट कर रहा है और ये लेंथ कौन सी है OC, ये लेंथ कौन सी है OC, तो mg बाई OC. और ये जो टेंशन है ये किधर एक्ट कर रही है, ये टेंशन किधर एक्ट कर रही है इधर. तो T बाई हम क्या लिख सकते हैं AO. ओके, तो T बाई AO. तो ये हमारी जो कंडीशन इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो कंडीशन है ये इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री वेक्टर, जब तीन वेक्टर्स इक्विलिब्रियम बना रहे हैं जो कि ट्रायंगल की थ्री साइड से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं टेकन इन सेम ऑर्डर, तो ये उनकी इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री वेक्टर्स की कंडीशन होती है. ओके, तो अब देखिए, ओके सी नाउ हमें क्या करना है. देखिए यहां से F बाई AC इज इक्वल टू mg बाई OC. तो F किसके बराबर है mg इंटू AC बाई OC. इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया. और जो F है वो क्या है कूलम्स फोर्स. देखिए इस ये जो इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर की जो कंडीशन है इससे हमें ये मिल गया. और F क्या है, F इज द कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू स्फीयर्स. और इसकी वैल्यू बहुत सिंपल है Q स्क्वायर. इसके ऊपर भी 4 Q है और इसके ऊपर भी 4 Q है, तो इनके बीच में लगने वाला जो कूलम्स फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई AB का स्क्वायर. AB क्या है, ये लेंथ, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है. ओके, सो हमने कुछ नहीं किया इन तो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा. तो यहां से हम दोनों को इक्वेट कर दिया. मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई AB का स्क्वायर इक्वल टू इसके बराबर आ गया. अब देखिए हमने कुछ नहीं करना, AC, OC और AB इनकी वैल्यूज पुटअप करनी है. फिर से बता रहा हूं, AC, OC और AB इनकी वैल्यूज पुटअप करनी है. देखिए AC की वैल्यू अभी जो हमने डायग्राम देखा था उससे हम वेरी इजीली देख सकते हैं. AC कितना L साइन थीटा, OC कितना L कॉस थीटा,
और ए बी कितना ये है, क्योंकि 2AC के बराबर अभी हमने देखा था, फिर से देख लेते हैं इसको। देखिए ये जो AC है ये कितना है L साइन थीटा, और जो हमारा OC है बहुत क्लियर दिख ही रहा है क्योंकि ये लंबाई ये लेंथ L है ट्रायंगल में, ये एंगल थीटा है, तो AC कितना L साइन थीटा, OC कितना L कॉस थीटा, और ये जो AB लेंथ है ये कितनी, ये ट्वाइस ऑफ AC है, ट्वाइस ऑफ AC। AC कितना था L साइन थीटा, तो AB कितना हो गया 2L साइन थीटा। तो हमने ये जो तीनों वैल्यूज हैं AB, AC और AC, ये तीनों वैल्यूज में हम पुटअप कर देंगे जो अभी हमने निकाल ली है। तो इट इज अ वेरी, नाउ वी आर गोइंग टू कंक्लूड द प्रॉब्लम। सो ये वैल्यूज पुटअप करने के बाद AC की वैल्यू L साइन थीटा, OC की वैल्यू L कॉस थीटा और AB की वैल्यू 2L साइन थीटा, जब हम पुटअप कर देंगे तो 2L साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। AB की वैल्यू फिर बता रहा हूं 2L साइन थीटा, तो AB की वैल्यू पुटअप करने के बाद ये AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया mg इंटू L साइन थीटा बाई L कॉस थीटा, L से L कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया टेंजेंट थीटा बन गया। अब हम ये सारा का सारा इधर ले जाएंगे तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा क्या, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेंजेंट थीटा 4 पाई एप्सिलॉन। दिस वी हैड टू प्रूव। I think it is clear to all of you. Thank you.